कल एक सिंध हाई कोर्ट से जज साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठ के आपस में ओहदे बांट लें, इस तरह का इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा। ट्विटर की बंदिश के ऊपर केस चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब ने, शायद जमील साहब ने, इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उनका स्टेटमेंट आज बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, दिखाना चाहता हूँ आपको। दिखाइएगा जी। मेरा जो इस्तीफ़ा है ये किसी के एजिटेशन में नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ बगावत है। एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह के केसेस कर रहे हैं और जो इस तरह के केसेस में डिसीजन कर रहे हैं, सराफात को ध्यान में रख के कि ये हाई कोर्ट की जजी और ओहदे जो हैं ये अल्लाह के दिए हुए हैं, ये आपकी खुद ही इस पे कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और ये कोई गलत काम करने से बेहतर है कि आप इसको छोड़ के वापस आ। ये जो आपको बयानात देखने में मिल रहे हैं, कभी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ये जस्टिस शाहिद का, ये जाहिर करते हैं एक चीज़ को कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अब वो या इस्तीफ़े देकर या वहाँ कुर्सी पे बैठकर अदालत के अंदर ये बयानात जारी कर रहे हैं। ऐसी क्यों नौबत पेश आई, और लियाकत साहब जिनका ज़मीर चंद दिन पहले जागा था आज सो क्यों गया। मैं समझने से कासर हूँ कि हम पाकिस्तान को ऐसे इस बहरान से निकालेंगे कैसे। अफरा तफरी तो पैदा कर सकते हैं, मसाइल तो पैदा कर सकते हैं, हल नहीं निकाल सकते। वली साहब दोबारा आपकी तरफ ही आऊँगा। ये जो कमिश्नर वाला एपिसोड था, आप इसको कुछ एनालाइज कर सकें कि इसने क्या चीज़ सर्व की है। देखें जी, मैं आपको अपनी तरफ से तो राय दे सकता हूँ क्योंकि मैं नुमाइंदगी करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे मौक़िफ़ की तो वो तायद करती है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसका लेना और वापस लेना हमारी रियासत की जितनी कैपेसिटी है लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवाने की भी और वापस दिलवाने की भी, वो उस जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता ही है। लेकिन मैं वापस जाना चाह रहा हूँ और ये जज साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और मैं इनके इंतखाब कलाम को दाद देता हूँ जो उन्होंने अपने ख़त में, इस्तीफ़े के ख़त में कलाम इकबाल, मैं खुद उस शेर लिखा, उन अशार से मैं खुद आशना नहीं था, हालांकि मैंने बहुत मुताबिया किया। नहीं, मुझे याद नहीं। बहुत अच्छा इंतखाब कलाम था, मैं याद करने की कोशिश करूँगा अब। बट आज आके अभी इज़हारुल हक साहब ने भी कहा ना, बड़ी काबिल मज़म्मत बात यह है कि ख़त लिखा जा रहा है या जो भी है, और अग़यार के दरवाजे खटखटाने की बात होती रही। मैं शुरू करना चाहता हूँ उसके रूट कॉज से। मैं बार बार उसी पे जाना चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात वो वारदात है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ और उनके मैंडेट से हुई है। ऑडिट कराने पे आमादा हो जाए, मसला हल हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अंदरूनी तौर पे देखें, ये पहला इलेक्शन इस लेवल पर चला गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नोटिस ले लिया है। मैं बारहा पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ, आपके शो पे भी शायद कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह का बयान दिया है, 3 बयान या 4 दिए हैं, इंग्लिस्तान ने, बरतानिया ने, वो कॉमनवेल्थ ने, EU ने, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने, जिस तरह के बैनुल-अक़वामी जरायद और अखबारात ने जिस तरह से इसके बारे में जो राय का इजहार किया है, शफाफियत की ऊपर जो सवालात उठाए हैं, वो भी एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए ये जरूरी हो गया है, और अगर हम खुद अपना एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या मजबूरी है, या ना फिर जिनके पास लीवरेज है, और मैं तो बताता रहा हूं कि ये वो ममालिक हैं, हल आपको निकालना पड़ेगा। IMF को नहीं हल निकालना, हमें निकालना। IMF तो सिर्फ मशरूत कर देगा ना, वो ये तो नहीं, वो खुद तो नहीं मशरूत करे IMF। वो करेगा जी, ठीक है, आप पहले अपना सेट योर हाउस इन ऑर्डर, हम आपको पैसे देंगे। सेट योर हाउस इन ऑर्डर क्यों करे जी? देखें, वो कल आप IMF आपको खत लिखेगा, वो क्यों कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना है कि नहीं चलाना, वो क्यों कहता है, फौज रखनी है या नहीं रखनी, वो क्यों कहता है कि गैस बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, वो क्यों कहता है बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो क्यों कहता है सर्कुलर डेट कम करें, वो क्यों कहता है GST लगाएं, वो क्यों कहता है इनकम टैक्स, वो सारी बातें पॉलिटिक्स आर योर इलेक्शन आर योर नहीं, तो ये गुड गवर्नेंस इकोनॉमी का इशू है ना। वो बताता है, वो ये कहता है कि मार्केट्स को डीरेगुलेट करें, ये भी आपकी, मैं इस पे और इसीलिए आप उसको इलेक्शन की कंडीशन लगवाएं। कल आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंडीशन लगाएगा, परसों फौज की कंडीशन लगाएगा, फौज को कहेगा खर्चा बड़ा होता है, फौज भी ना रखो, न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने क्या करना है, बस और ये नहीं, हमने बाय द वे जब ये हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जब हमने वो इकदाम लिया तो दुनिया भर की सैंक्शंस लगी हम पे, और दुनिया भर को दाद भी जानी चाहिए एक चीज़ की, और ये जनरल क़याम आरिफ ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो कि उसको एक चश्मदीद गवाह है, कि दाद देनी चाहिए दुनिया की कम्युनिटी को, जिन्होंने एक मुल्क जो कि सुई तक नहीं बना सकता था, उनको इतनी सैंक्शंस दे दी कि हम खुद जो है एक एटम बम बनाने के काबिल हो गए। तो जब हम खुद इस सिलसिले को भी मजबूत, अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के काबिल खुद कर लेंगे, खुद करें ना, खुद करें, IMF से खत लिखवा के, लेकिन खुद करेंगे, लेकिन अगर खुद करने को तैयार नहीं है
तो फिर वो लोग जो दुनिया भर में अलंबरदार बनते हैं जमहूरियत के और उसके ऊपर इकदाम भी लेते हैं, वेनेजुएला में लेते हैं, ग्वाटेमाला में लेते हैं, म्यांमार में लेते हैं, ईरान के खिलाफ करते हैं, तो क्यों ना, और उन्होंने भी कहा है प्रोब कर ले, मसला हल हो जाएगा। पलशा एक साइफर एपिसोड भी और ये वो इनिशिएटिव ले ले, पीपल्स पार्टी ले ले, ये इस हुकूमत का एक अहम हिस्सा है, ये वो इनिशिएटिव ले ले। पलशा एक साइफर का एपिसोड भी पाकिस्तान में हुआ था और उन्हीं से हम आप चाहते हैं कि हमारे दर्द की दुआ भी कर दें। मुझे नहीं समझ आती कि क्या। देखिए अगयार का कोई काम नहीं हमारे मामलात में, जैसे हमें अपने घर के मामलात में बाहर के लोगों का कोई अमल दखल पसंद नहीं आता एज अ पर्सन, इसी तरह हमारे घर के मामला और हमारे मामलात क्या ऐसे हैं कि आप अमेरिका को देखिए, ये अमेरिका को तो इल्जाम ये था कि उन्होंने यहाँ हुकूमत गिरा दी। अच्छा, और रोज अब रोज सबसे ज्यादा शोर भी अमेरिका की तरफ से मच रहा है, जो मैं देखती हूँ हर रोज स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से तवातर से आता है। लेकिन बात सुनिए, उन्हें हमसे कोई हमदर्दी वाला फैक्टर नहीं है, उन्हें कोई वो नहीं है कि यहाँ आपसे उनको कोई ख़ास हमदर्दी है या हमसे कोई ख़ास नफरत है। हर एक के अपने मफादात होते हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जो मैंने देखे हैं उनके बयान वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक हो। अब पाकिस्तानी कवानीन तो यही हैं जो एग्जिस्टिंग हैं और वही लोग हैं जिन पे बहुत से लोगों को इतराज़ होगा जो इधर उधर बैठे हैं, जिन्होंने इसको अगर कोई प्रोब करना है, कोई इसमें तहकीकात, वही करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को या हम करते हैं या कोई तीसरी यूनाइटेड नेशंस कर ले, उन्होंने नहीं कहा। लिहाजा वो भी जो कह रहे हैं, अमेरिका जो कह रहा है, जो कि आईएमएफ के पावर हाउस का सबसे बड़ा रुकन अमेरिका है, ये आईएमएफ को नहीं कह रहे ना, ये अमेरिका को कह रहे हैं ना द वर्ड्स, क्योंकि सारी लेवरेज आईएमएफ ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी गोल्स को सर्व किया। उसने 2 साल वो कंडीशंस लगाई हैं, नाक से लकीरें निकलवाई हैं। हमें तो अब उसका वो ज्यादा एहसास हो रहा है, लेकिन वो दुनिया में कई जगह पे इसी तरह तबाही फेर के। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि लेवरेज जो है ना, मैं इस बात से इनकी इख्तराफ करती हूँ, लेवरेज तो इनके हाथ में था, अभी भी है, चाहे जो मर्जी कहे। सब क्या आप इनको कहते हैं आप हुकूमत बनाएं, वोट ऑडिट भी आप खुद ही करवाएं। मेरी बात आप नहीं समझ रहे। आप इनको अगर ये लेवरेज की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं हमने इतनी सीटें जीती, तो लेवरेज तो अवाम का इनकी इससे बड़ा लेवरेज क्या है? उनको वो इनके पास है, वोट इनको मिले हैं, तो ठीक है, इनके पास इतना बड़ा लेवरेज है। क्वेश्चन मार्क है, जहां नताइज रात को रोके गए वहां ऑडिट करना चाहिए। खत लिखना तो फिर भी गलत बात। देखिए, जब आप तैयार नहीं होते, डोमेस्टिकली आप करें नहीं, देखें जिस तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नेशन 11वीं दफा भी रिजल्ट्स एक्सेप्ट करके मूव ऑन करता है। अब ये नहीं कहते। ये लियाकत साहब ने जो एक वो खोला था जी ज़मीर जाके उनका कहानी बनाई थी, वो अब क्या हुई, 1 हफ्ते के अंदर सारा कुछ अच्छा हो गया। देखिए, उन्होंने बड़ी एक मुतनाज़ा बयान दिया था और उन्होंने ये पोर्ट्रे किया था कि शायद वो इलेक्शन का सारे अमल के इंचार्ज हैं और बरह रास्त इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर्स लेके नीचे मतदाताओं को ट्रांसमिट कर रहे हैं और इलेक्शन में नताइज पे असरअंदाज हो रहे हैं। हालांकि वो कतई तौर पे, मैं सर ये ज़रा मुकम्मल कर लूँ जुमला, कतई तौर पे उनका इलेक्शन के अमल में कोई अमल दखल नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स वो बड़ा रास्ते का मात लेते हैं। सर ये सारे लोग इतने भोले मासूम नहीं थे, जाने दे सच नहीं। रात को नताइज किसने रोके थे? 9 बजे 9 बजे नताइज किसने रोके थे? किस हल्के की बात कर रहे हैं सर? सारे पाकिस्तान के जिन हल्कों में इशू पैदा हो गया, एक इशू पैदा हो गया 45 आने, उसके बाद 47 का तो सुबह तक जब भी इलेक्शन हुए हैं नताइज इसी तरह ही आते हैं। और 2018 में जो नताइज आए थे वो तो 2-2, 3-3 दिन बाद आए थे, 4-4 दिन बाद। 13, 18, पूरा ही बैठ गया था। 13, 18, 24 ये बात कि जनाब फलां हल्के के नतीजा पहले आ गया, बाद में आ गया है, जाहिर है आपके दूर दराज पोलिंग स्टेशन होते हैं, कौन से रिटर्निंग अफसर जल्दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जल्दी आके अपना नतीजा जमा कराते हैं। तो ये किसी एक हल्के की रात 2 बजे की डेडलाइन थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कैमरास के ऊपर आके बयान दिया था कि इंटरनेट बंद भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं, रात 2 बजे नतीजा देंगे। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 2 बजे प्रोविजनल। आपका क्या ख्याल है? और आज 22 तारीख है, बाई लॉ आज वेबसाइट आपका क्या ख्याल है कि ये कमिश्नर पिंडी ने रोके थे रिजल्ट्स? कमिश्नर पिंडी ने हिस्सेदार होंगे ना जी, वैसे कैसे रुक सकते हैं? फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने देने थे ना, उन्होंने ही देने थे ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो उन लोगों को पकड़े जिनको जिम्मेदारी दी गई, रिटर्निंग ऑफिसर्स का था या अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स का था, इनका नहीं था। और फिर अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो फिर 2 दिन गुजरने के बाद आज उनकी आप स्टेटमेंट देखें, वो अक्सर बिल्कुल एक उलट बात कर रहे हैं। तो या पहले फनी खराबी थी या आज फनी खराबी? मेरा ख्याल है फनी खराबी जो होती है वो जेनेटिक ही होती है। ख्वाजा इजहार साहब कराची के नतीजे। एक बात मलिक साहब, एक बात जो अभी आपने दोबारा ये सवाल किया, मैं एक बात अर्ज कर दूं, एक जुमला सिर्फ। पहली बात तो ये कि तमाम बैनुल-अक़वामी जराइद अखबारात ने 18 में भी इसी तरह एतराज़ किया था, जिसको ये हजम कर गए बड़े आराम से।
पीटीआई की जो सोच है ना, वो फितने का फ़रोग बन चुकी है। ये सिर्फ फितने को फ़रोग देते हैं। अभी बार बार आप एक बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं, और मुझे ये बताएं, IMF से शिकायत करना, उसे मदद मांगना, अमेरिका से मदद, सिवाय पाकिस्तान को मसाइल से दो चार करने के, आप इस मसले पे उनसे कोई मदद नहीं मांग सकते ना, वो कर सकते हैं। अभी कहा ना अपना सेनेटर साहब ने कि जी मुझे तो ट्राइब्यूनल्स पे एतमाद नहीं है। और ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस हैं। 2018 के इलेक्शन में ट्राइब्यूनल्स ने तो आपके डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली को 50,000 वोटों से हरवा दिया था, याद है आपको? और वो 4 साल सुप्रीम कोर्ट से बैठे फिर भी रहे ना, स्टे लेके बैठे रहे ना, ट्राइब्यूनल ने काम कर दिया। अच्छा, आज अदालतें हैं, आप अदालतों को गालियां देते रहे। यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब आते थे, लश्कर लेके चलते थे लाहौर से, और यहाँ पे गाड़ियाँ पुलिस की जल रही हैं और पुलिस वालों को डंडे पड़ रहे हैं, वो आप लश्कर कशी अदालतों पे करते रहे। आज अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, आज आपको मानते नहीं हो रही। तो भाई जो मिलना है इस सिस्टम से मिलना है आपको। ख्वाजा इजहार साहब, एक सिस्टम के अंदर हमारे एक हम डेवलप करते हैं मेल फंक्शनिंग, और उसको बड़े अच्छे से मजबूत करते हैं। 2013 में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक सिस्टम बनाया गया था। 2013 में वो बैठ गया था। 2018 में उसका नाम बदल के हमने RTS कर दिया, वो भी बैठ गया। और 2024 में उसका नाम हमने इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रख दिया, और वो दोबारा बैठ गया। इसके अंदर इंटरनेट ही बंद रहा 24 घंटे। करप्ट हब्स नहीं, उन्होंने कहा था ये इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, तो वो भी खुद से काम करेगा। लेकिन ख्वाजा इजहार साहब, ये सिस्टम को करप्ट करने में हमने महारत ऐसी कर ली है कि अब पूरी पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ लोगों को पता है कि हमने इलेक्शन के साथ क्या किया है। इसके लिए ना IMF को खत लिखने की ज़रूरत है, ना कहीं और जाने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपने खुद से अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं हम, या गड्ढे के अंदर फेंकते जा रहे हैं। ये हम पता नहीं किस दिन सोचेंगे बैठ के। जिस दिन हमारे बड़े 8-10 बैठ के ये सोच लें, पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकल आएगा। ख्वाजा इजहार साहब। नहीं नदीम भाई, बात सही है। मैं सिर्फ आपको एक याद दहानी कराऊं, ज़रा ये सबके मैनिफेस्टो तो उठा के देखें ना, ख़ास तौर पे PTI का मैनिफेस्टो देखें, तमाम जमातों का, मेरा भी उठाए। सब ने 3 बुनियादी बातें की। कभी इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये पिछले 3 अदवार में जो 3 कौमी हुकूमतें बनी हैं, कौमी असम्बली तश्कील पाई है, क्या किसी एक ने भी, इंक्लूडिंग PTI जिनका तो सबसे सरे फहरिस्त एजेंडा था, क्या कोई एक स्पेशल कमेटी बनाई है खाली इस पे गौर करने के लिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? हमसे तजावीज़ मांगी गई, हमने लिख लिख के दे दी 4-4 पेज की तजावीज़, लेकिन नेशनल असम्बली जिसका ये फोरम था, वहाँ पर ना PMLN ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना PTI ने। और अब भी मौका है, अब भी मौका है, चाहे PTI अपोजिशन में हो, भाई आएँ, आगे बढ़े, एक रेजोल्यूशन ही तो पेश करनी है, पेश करें। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स पे जाते हैं। आपको जुडिशरी ट्रिब्यूनल के परेशानी है, आए जुडिशल रिफॉर्म्स पे चलते हैं। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि जिसकी बारी में जो जीत गया वो खुश है और जो हार गया उसने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा देना है। तो मेरा ख्याल है बजाय कि IMF को लिख के इलेक्शन रिफॉर्म की आपको, मेरे ख्याल में जो है ना सिस्टम के ऊपर सिर्फ हम अमल पैरा हो जाए ना, मौजूदा सिस्टम के ऊपर, इट्स ए परफेक्ट सिस्टम। लेकिन आप फॉर्म 45 रात को गायब कर दें, जिसकी ड्यूटी है कि वो दस्तखतशुदा कॉपी देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, उसको जमा करके सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट देना है, वो रात 2 बजे की पाबंदी भी है। आप कुछ ना माने तो फिर क्या होगा? असल तो हमने सिस्टम को तो खुद ही खराब किया ना। हुजूर, आपने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का वो बिल नहीं देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही थी जो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो गई थी? यानी अगर वो आ जाती और उसमें मैनूवरिंग हो जाती, वो कहीं से हैकिंग हो जाती, तो वो ठीक था रिजल्ट। तो यही तो मसला है कि हम हर दफा अपनी सहूलत के हिसाब से तजुर्बे करना चाहते हैं। वो तो 45-47 आगे पीछे हो सकता है, जहाँ दस्तखत होने हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी, तो वो बटन दबाने में क्या मुश्किल थी? मर्जी से जो मर्जी टाइप करके निकाल लेते, हैक करने की जरूरत ही नहीं। सर वो शुक्र करें वो नहीं आया, वरना मेरा आपका वोट भी स्वैप हो जाना था अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती तो।